गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंसियर एडुटेरिया। तो आज हम जो है यूपी टीजीटी का सिलेबस जो है उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लगातार अभी तक जो पढ़ रहे थे वो डिफरेंशियल इक्वेशन पर, जो जितने भी लेक्चर बने हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम आज यूपी टीजीटी का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी टीजीटी का जो एग्जामिनेशन है वो हमारा यूपीएससी एसएसबी जो हमारी प्रयागराज की बॉडी है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये यूपीएससी एसएसबी का एक बार फुल फॉर्म ही हम लोग जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये जो हमारा यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होता है ये कंडक्ट किया जाता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चन होते हैं और हमारे पास जो टाइम होता है वो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास 2 घंटे का टाइम हमारे पास होता है और 125 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर 125 क्वेश्चन है और 2 घंटे का हमारे पास टाइम है। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट्स का टाइम, यानी हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं होता है। और उसमें भी जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको भी हमको भरना पड़ता है, ओवल को ब्लैकिंग करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पर OMR सीट पर क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होते हैं। तो उसके लिए हमको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक हो जाता है। किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम जितना कमांड अपने सब्जेक्ट पर करते हैं उतना ही कमांड हम 2 घंटे के अंदर हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है। क्योंकि अगर हमको किसी भी एग्जामिनेशन को हमको बीट करना है तो उसको बीट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो जो एग्जामिनेशन के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन द एग्जामिनेशन हॉल हम क्या करते हैं, उस 2 घंटों को कैसे यूटिलाइज किया जाए, यानी उन 2 घंटों को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है। नॉलेज हमको कितना है वो उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि नॉलेज तो मायने रखता है, लेकिन नॉलेज होने के बाद साथ साथ में हमको अगर हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर विद इन द टाइम लिमिट, अगर ये चीज़ हमको नहीं पता है तो फिर हमको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो बात हमको ये पता होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को हम कम समय में क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 125 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 125 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन टाइम टेकन नहीं होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है, या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को टर्मिनेट कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है और उसमें से उसको पूछ ही रह जाता है। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 to 12 सेकेंड में उनका आंसर हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 40 से 50 सेकेंड हमको ले लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमारा 1.5 मिनट तक, यानी कि 1.5 से 2 मिनट तक भी ले सकते हैं, यानी 1.5 से 2 मिनट हमारा ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको जानना है यहाँ पर कि कैसे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये टेक्निक्स को हमको जानना होगा, तभी हम किसी भी, चाहे वो LT ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे यूपी टीजीटी का हो, PGT का हो, चाहे KVS का हो, चाहे NVS का हो, इनको अगर हमको बीट करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमको नॉलेज करने के साथ साथ में हमको ये एबिलिटी भी हम अपने अंदर डेवलप करें कि विद इन द टाइम हाउ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि 125 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि 125 क्वेश्चन तो जो टॉप करता है वो भी सॉल्व नहीं कर पाता है। यानी कि इतने क्वेश्चन कर लिए जाएं जितने से हमारा सिलेक्शन, उसमें कोई बाधा ना आए, कोई हिंड्रेंस ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका सिलेबस है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स के साथ ये शिकायत रहती है कि उनको पूरा सिलेबस ही नहीं क्लियर रहता है। तो सिलेबस की क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं होगा तब तक किसी भी एग्जामिनेशन की इंटरनल पहुंच तक आप नहीं पहुंच सकते। आंतरिक पहुंच जिसको कहते हैं उसको आप नहीं अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आज ये जान लेते हैं इस लेक्चर में कि यूपी टीजीटी का सिलेबस क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं क्लियर हो जाता है तब तक आप सटीक तैयारी सही डायरेक्शंस में नहीं कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास
यहाँ पर जो यूपी टीजीटी के एग्जाम में हमारे पास जो टॉपिक होते हैं, तो पहला टॉपिक हमारा होता है अलजेब्रा का। यहाँ पर क्वेश्चन तो अल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं, हो सकता है डायनेमिक्स का क्वेश्चन शुरू हो, ये तो हम देखते हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं एनालिसिस करने के बाद में, चाहे वो हमारा एग्जाम 2010 का हो, चाहे 2013 का हो, चाहे 2016 का हो, चाहे 2021 का हो, इन चारों में से जो एनालिसिस करने के बाद में जो हमको मिला है उसमें से अलजेब्रा पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, ज्योमेट्री पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 2 डायमेंशनल वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, जिसमें हम सर्किल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, इलिप्स आदि पढ़ते हैं। डायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोनिक्स पढ़ते हैं। अब ये जो हमारे 4 टॉपिक हैं, ये हमारे जो 4 टॉपिक हैं, कहने का मतलब है कि लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोनिक्स, ये जो हमारे 4 टॉपिक हैं ये हमारे ग्रेजुएशन लेवल से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये ग्रेजुएशन से बिलोंग करते हैं, ये बीएससी पोर्शन से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद में जो वेक्टर अलजेब्रा है, उसके बाद में टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, यानी जो हमारी ट्रेन्स पर आधारित, रेलगाड़ी पर आधारित समस्याएं होती हैं वो भी हमको देखने को मिलती हैं। उसके बाद में एक टॉपिक हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में बोले तो उसको सांख्यिकी कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इतने मोटे मोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद में इनके हम सब टॉपिक्स को भी जानेंगे कि जैसे अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री है, तो इनके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। तो यहाँ पर ये तो मोटी मोटी बात होगी। यहाँ पर जो अलजेब्रा है ये 10+2 लेवल की होती है, ट्रिग्नोमेट्री 10+2 लेवल की है, ज्योमेट्री 10+2 लेवल की है। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा ग्रेजुएशन लेवल का, बाकी 10+2 में इसमें 90% 10+2 लेवल का होता है। उसके बाद में ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब 10+2 लेवल का, डायनामिक्स, स्टैटिक्स जो पहले हम लोग पढ़ते थे, जब पहले कुछ वर्ष पूर्व जब क्योंकि 6 बुक्स जब चलती थी तो उसमें डायनामिक्स, स्टैटिक्स का एक महत्वपूर्ण, उसमें 2 बुक्स अलग ही रहती थी, उनको भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कैलकुलस पढ़ते हैं, ये भी 10+2 लेवल की रहेगी। यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ये हाई स्कूल लेवल का टॉपिक होता है, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी में ये मिल जाता है। स्टैटिस्टिक्स ये भी क्लास 10th लेवल का ही रहता है। इसमें सिर्फ जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल का होता है वो लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोनिक्स है। अब हम इतने मोटे मोटे टॉपिक जानने के बाद में हम ये जान लेते हैं कि किसी टॉपिक में कितने सब टॉपिक पूछे जाते हैं, तो इसको जान लेते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है इसमें 4 सब टॉपिक बिलोंग करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, ये वाला जो टॉपिक होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, दूसरा टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस यानी त्रिकोणमितीय समीकरण, तीसरा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनको हम शॉर्ट में ITF भी कह सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस भी बोला जाता है। और एक टॉपिक हमारा पूछा जाता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब है कि त्रिभुजों के गुण, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब है त्रिभुज का हल या त्रिभुजों का हल। इसी तरीके से जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्री, इसमें से क्या क्या पूछा जाता है, इसमें ट्राइंगल्स पूछे जाते हैं, क्वाड्रिलैटरल्स पूछे जाते हैं, सर्कल्स पूछे जाते हैं। जैसे क्वाड्रिलैटरल्स में हम यहाँ पर कई टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स में के टाइप हैं, जैसे पैरेललोग्राम्स जिसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ट्रेपेजियम है हमारा, रोम्बस है, स्क्वायर, रेक्टेंगल है। वैसे हम सर्किल्स का मतलब यहाँ पर सर्किल ज्योमेट्री से, यानी जो सर्किल्स में जो हम पढ़ते हैं, सर्किल के अंदर क्वाड्रिलैटरल बना है, ट्रायंगल बना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ज्योमेट्री के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2 डायमेंशनल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पढ़ते हैं, सर्किल्स पढ़ते हैं, पैराबोला पढ़ते हैं, इलिप्स पढ़ते हैं, हाइपरबोला पढ़ते हैं। और ये जो सर्किल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, चूंकि हम जानते हैं कि ये कॉनिक सेक्शन होते हैं और इन्हीं कॉनिक सेक्शन के हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑफ कॉनिक्स, यानी इन्हीं ये जो 4 हमारे कॉनिक्स हैं, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनके हम टेंजेंट्स और नॉर्मल पर भी आधारित क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं।
ये भी टॉपिक जो है हमारा यूपीटीजीटी में समाहित है, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अब यहाँ पर डायनेमिक्स जान लेते हैं, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हमको पूरा डायनेमिक्स नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि पहले जो 6 बुक्स होती हैं उनमें डायनेमिक्स स्टैटिक्स अलग बुक्स होती हैं, उनमें कई सारे चैप्टर हैं। जैसे यहाँ पर हमको डायनेमिक्स में यूपीटीजीटी में केवल 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। पहला तो एक सब टॉपिक्स है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के अधीन जो गतियां होती हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरा जो हमारा सब टॉपिक्स है वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये 3 होते हैं। और डायनेमिक्स का ही एक पार्ट होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इलास्टिक बॉडी, जो यूपीपीजीटी के सिलेबस में पूछा जाता है, इसमें यूपीटीजीटी में नहीं पूछा जाता है। तो इसमें सिर्फ हमको 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं यूपीटीजीटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसी तरीके से हम स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक्स में चूंकि 10 से 12 चैप्टर होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर हाल फिलहाल 3 ही चैप्टर अभी तक जो एनालिसिस करने के बाद में जो हमको मिला है वो 3 ही मुख्य चैप्टर से क्वेश्चन जो आते हैं वो बिलोंग करते हैं। एक तो है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये इक्विलिब्रियम जिसमें हम लैमीज थ्योरम्स वगैरह पढ़ते हैं, लामी का प्रमेय जिसको बोलते हैं। अगला टॉपिक है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों का वियोजन एवं संयोजन जो होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है, हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि हर साल, यानी जितनी भी बार टीजीटी का एग्जाम हुआ है यूपीएससी एसएसबी के द्वारा, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जरूर पूछा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में सीजी कहते हैं, सीजी फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरीके से हम अभी तक इतने टॉपिक के विषय में जाने। अभी हमारा अलजेब्रा शेष है, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा में जो टॉपिक्स हैं। अलजेब्रा में हमारा पॉलिनोमियल्स होता है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस होता है, सेट थ्योरी होता है। सेट थ्योरी जो क्लास 11 एनसीईआरटी वाला पोर्शन होता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये होता है क्लास 12 एनसीईआरटी में मिल जाता है। और इसी में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में ही एक होता है लीनियर इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स, जिसको हम मैट्रिक्स मेथड से 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला भी टॉपिक्स हमारा होता है। एपी जीपी एचपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज भी होती हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं चरघातांकी एवं लघुगणकीय श्रेणी। अब आगे वाला चैप्टर होता है हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होता है। बायनोमियल थ्योरम तो निश्चित रूप से पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद में अगर कोई टॉपिक पर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो नंबर सिस्टम पर पूछ लिया जाता है, क्योंकि नंबर सिस्टम क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है तो कभी कभार पूछ लिया जाता है, हालांकि इसकी पूछने की संभावना कम रहती है। लीनियर अलजेब्रा, अब लीनियर अलजेब्रा जो कि बीएससी हमारा ग्रेजुएशन का पोर्शन होता है, इसमें ग्रुप और सब ग्रुप हम पढ़ते हैं। अबेलियन ग्रुप जिसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप और लैग्रेंजिस थ्योरम, साइक्लिक ग्रुप लैग्रेंजिस थ्योरम हो गया हमारा। रियल एनालिसिस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, चाहे इसको हम कैलकुलस का पोर्शन मान लें चाहे रियल एनालिसिस का मान लें, इसमें लिमिट्स होता है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी होता है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस जरूर पूछा जाता है। मोनोटोनिक सीक्वेंसेस पर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कैलकुलस में अगर देखा जाए तो डेफिनिट एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, एरिया अंडर द कर्व यानी कि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन, क्वाड्रेचर जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि आपको कोई कर्व दे दिया जाएगा और उसी के अधीन आपको विद इन द लिमिट आपको जो है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस पूछा जाता है। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ में हम जैसे कि हमारा होता है बीएससी में भी जैसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसको हम पार्शियल जो डेरिवेटिव होती हैं उन पर आधारित जो हमारा होता है थ्योरम वो पूछ लिया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लिया जाता है। स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मीन, मीडियन और मॉड, यानी कि इसमें हिस्टोग्राम पर, बार ग्राफ पर, पाई चार्ट पर और अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड पर क्वेश्चन बना करते हैं। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पूछे जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पूछ लिया जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर इसको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स या बॉक्स प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी टाइप का जो होता है, जिसको हम
बॉक्स में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लिखते हैं तो इस तरीके के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, यानी कि जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में शायद बल आघूर्ण कह सकते हैं। और अगला वाला जो टॉपिक है हमारा वो वर्क डन बाय द फोर्स, यानी कि जब हम किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किसी फोर्स के द्वारा डिस्प्लेस करते हैं तो उतने समय जो फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जाता है, ये टॉपिक भी वेक्टर अलजेब्रा में पूछा जाता है। उसके बाद में जो है हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमारा डायरेक्शन रेशियोज पूछा जाता है और डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको हम शॉर्ट में डीसी, जिसको डियास कहते हैं, यानी डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। उसके बाद प्लेन स्ट्रेट लाइन पर सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में स्फेयर है, स्फेयर और कोन, स्फेयर पर और कभी कभार जो है इसकी बहुत कम संभावना होता है, ये लेस प्रोबेबल होता है कोन, जबकि स्फेयर पर इसकी संभावना थोड़ा ज़्यादा होती है। तो इतने टॉपिक्स हमारे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो है इतना सिलेबस होता है यूपी टीजीटी में। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एसआई और सीआई पर सवाल पूछ लिया जाता है, एसआई और सीआई पर। इसको हम अर्थमेटिक के, यानी कि एसआई सीआई वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम 9th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है उस पर आधारित हम इसको मान लेते हैं। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर हुआ जिसमें हमने डिस्कस किया यूपी टीजीटी का सिलेबस। तो इतने टॉपिक के हमने ये जाना कि कितने टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक्स को हमने सब टॉपिक्स के भी विषय में हमने जाना कि कितने सब टॉपिक्स जो है उस पर पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। तो ये थोड़ा लंबा जरूर है वीडियो, लेकिन इसको देखने से आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि हमारा यूपी टीजीटी में कितना सिलेबस जो है इंक्लूड रहता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप काफ़ी हेल्प करेगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।